नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विशाल अवस्थी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द इंडिपेंडेंट यूथ। पढ़ेगा यूथ तभी तो बढ़ेगा यूथ। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि होने वाला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। जी हाँ, जो हमारा यूरोपियन यूनियन और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके बारे में सारी डिटेल्स हम समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि कैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया को ग्लोबल पावर बनने के लिए अ, अग्रसर करेगा। कैसे कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है भारत सरकार का, जो इंडिया की हेल्प करेगा ग्लोबल पावर बनने में। उसको कहा जा रहा है कि ये ब्लूप्रिंट है इंडिया के लिए ग्लोबल पावर बनने का। और यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज़ हैं, जिसके साथ में इंडिया ने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। समझ लेते हैं कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने का क्या एम है, क्या थीम है, क्या क्या डिस्कस हुआ है। देखिए, टैरिफ कम, पहला एम है टैरिफ कम करने का। इसको हम समझ सकते हैं कि अभी तक हमारा मेजर ट्रेड पार्टनर जो है वो यूएस है। हमारी मतलब सिंगल कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके साथ में हमारी ट्रेड होती है और हम हमेशा सरप्लस में रहते हैं। मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट सबको ज़्यादातर यही बोला करते हैं हम लोगों से कि 50% टैरिफ कर दूंगा, 500% टैरिफ कर दूंगा। तो हमारा मतलब हम किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होकर ना रह जाएं, इसलिए हमने अपने इसको एक्सपोर्ट को डाइवर्स करने के लिए, बेटर ग्लोबल एक्सपोजर के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा है। और इसको मदर ऑफ़ ऑल एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है। जी हाँ, इसको मदर ऑफ़ ऑल डील्स कहने का मतलब ये है कि इंडिया के लिए ये हाई वैल्यू मार्केट है। और यूरोपियन यूनियन के लिए इंडिया में भी आने का फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया भी एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे सर्विस और एज वेल एज सर्विस लेबर, ये सारी चीज़ें चीप हैं। और इंडिया का भी एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके लिए अभी हम बात करेंगे कि इसको मदर ऑफ़ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ी दो मार्केट्स जो है जिन्होंने आपस में ऐसी डील करी है, पहले भी डील्स हुई हैं लेकिन वो छोटे छोटे देशों के साथ हुई थी, लेकिन इंडिया के साथ में इसको मेजर डील माना जा रहा है। और चाइना के लिए काउंटर पार्ट भी माना जा रहा है कि यूरोप भी एक ऐसी चाहता है कि चाइना पे ही वो डिपेंड ना, जैसे हम चाहते हैं कि हम यूएस पे डिपेंड ना रहें। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा ही बेनिफिट है, यूरोप का भी बेनिफिट है। वो भी चाहता है कि वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करे और एक और स्ट्रेटजिक पार्टनर ढूंढ रहा है। चाइना के अगेंस्ट में एक ऑप्शन उसके पास रहना चाहिए। चाइना में भी चीप लेबर है, इंडिया में भी चीप लेबर अवेलेबल है। तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम करना चाहता है और हम उसमें ग्लोबल हब बनने में पार्टिसिपेशन करेंगे। तो एक हो गया आपका टैरिफ कम हो जाएंगे, दूसरा है कि सर्विस और इन्वेस्टमेंट ओपन हो जाएगा। इंडिया के सर्विस सेक्टर से यूरोपियन कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। जी हाँ, उनको सर्विस सेक्टर में अच्छे आईटी प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, उनको चीप लेबर चाहिए रहता है। तो उनको फ़ायदा होगा। और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर में, दुनिया जानती है कि अनबीटेबल है। सर्विस में तो हम टॉप पे हैं, ये पूरा वर्ल्ड जानता है। दूसरा, हमें अपनी सप्लाई चेन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, एक ये भी मेजर पार्ट है। और चूँकि जो यूरोपियन यूनियन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक भी है, और इंडिया बिगेस्ट हाई वैल्यू मार्केट होने वाला है हमारे लिए, इंडिया के लिए यूरोपियन मार्केट। अच्छा, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे लिए हाई वैल्यू मार्केट कैसे है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपनी हमें कोई कॉटन की शर्ट 800 रुपये में दे रही है और हम ऐसे ही जाके ले आते हैं। लेकिन अगर वही कंपनी एक ब्रांड को मेंटेन करके अच्छे कॉटन की शर्ट को, सेम शर्ट को थोड़ी सी अच्छी पैकिंग करके, थोड़ा फिनिश करके, थोड़ा हाइजीनिक तरीके से दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे, उसको 2500 से 3000 रुपये में यूरोपियन मार्केट में बेच सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो आप इसको इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। प्लस पॉइंट्स फॉर यूरोप के लिए क्या है कि यूरोप अपनी लग्ज़री कार्स को हमें भेज पाएगा, अपनी मशीनरी को भेज पाएगा, मेडिकल डिवाइसेस जो अच्छे यूरोप डेवलप करता है वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर पाएगा। और ग्रीन टेक्नोलॉजी बहुत सारी यूरोप की हैं, वो हमारे साथ में एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ये यूरोप के फ़ायदे हैं। इंडिया का फ़ायदा क्या है? इंडिया को टैरिफ, हमारा टैरिफ कम हो जाएगा और हम सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमारी फार्मा इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमारी आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी एज वेल एज इसमें ग्रो करेगी। तो दोनों के लिए देखिए ये है क्या, ये एक रूल बेस्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मतलब
पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इससे अगर कोई पॉलिटिकल चेंजेस यूरोपियन यूनियन में होते हैं या इंडिया में भी आने वाले फ्यूचर में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं तो उससे इस पर कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रूल बेस्ड है। जैसे कि अमेरिका की तरह नहीं कि वहाँ पे अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, आज ट्रम्प साहब आ गए, कल कोई और आ गया तो उन्होंने 500% कर दिया, उन्होंने 5% कर दिया। तो हमें ये हाई वोलेटिलिटी मार्केट से बचत मिलेगी। यहाँ पे प्रॉपर एक रूल बुक है, रूल बेस्ड यहाँ से हमारे इनसे ट्रेडिंग होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो इससे हमें खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, यूएस के साथ क्या है, उसमें हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ में हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। मतलब गुड्स में क्या है, ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को है और सर्विसेज में, इंडिया सर्विसेज में अनबीटेबल है, तो चीज़ें अपनी वहाँ पे भी आप मान के चलिए ओके हैं। अच्छा, सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ में सारी चीज़ें अच्छी अच्छी नहीं होती, कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं। इंडिया के लिए जो कंसर्न की बात है, एक पॉइंट ये देखा जा रहा है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर आप बोल सकते हैं लोकल इंडस्ट्रीज जो प्रेजेंट हैं, उनको थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिल सकता है। और इंडिया को अगर इस डील को कंटिन्यू करना है यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो उनके नॉर्म्स बहुत तगड़े हैं, मतलब उनका डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म बहुत तगड़ा है। तो यहाँ की जो भी कंपनियाँ वहाँ पे बिज़नेस करेंगी, जो कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे डेटा प्रोटेक्शंस नॉर्म बहुत तगड़े हैं। वो इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंपनीज़ को प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे, वरना वो लोग बहुत हैवी पेनल्टीज़ लगाते हैं। और डेटा प्रोटेक्शन उनके फंडामेंटल राइट में आता है, जिस पे वो खासा जोर देते हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो हैं। और पेनल्टीज़ की बात करूँ तो मैं भी कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर। किसी कंपनी का जितना ग्लोबल टर्नओवर है उसका 4% पेनल्टी लगती है, या फिर 20, मुझे लगता है 20 पाउंड, मिलियन पाउंड या ऐसे कुछ, दोनों में से जो ज़्यादा होता है वो पेनल्टी लगाई जाती है। तो इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन उनके फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो कंपनीज़ को वहाँ के सिटीजन्स के डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। अगर वो डेटा बोलेंगे राइट टू बी फॉरगेटन, मतलब तो उनका डेटा कंपनी को डिलीट करना पड़ेगा अपने पास से। ये सारी चीज़ें रहती हैं। और कोई भी आदमी किसी भी कंपनी से कभी भी पूछ सकता है कि आप मेरे डेटा का क्या कर रहे हो, तो कंपनी को जो है 72 घंटों के अंदर, और यार अगर डेटा ब्रीच भी हो जाता है किसी कंपनी से, तो 72 घंटों के अंदर गवर्नमेंट को एज वेल एज जिस पर्टिकुलर पर्सन का डेटा ब्रीच हुआ है उसको इन्फॉर्म करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा मामला सेंसिटिव है। सेम एग्रीकल्चर में भी आपको डेटा प्रोटेक्शन करना है। किसी भी क्रॉप का डेटा लीक नहीं होना चाहिए, किसी भी फार्मर का डेटा लीक नहीं होना चाहिए, जिससे मार्केट में पैनिक की सिचुएशन ना आए और प्राइस मैनिपुलेशन, जो एग्रीकल्चर की सीड्स वगैरह हैं उनका प्राइस मैनिपुलेशन रुक सके। तो ये इंडिया के लिए खासकर कंसर्न की बातें हैं। अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे, इंडिया की कंपनी और सही तरीके से काम करेंगी, पेनल्टीज़ से बचेंगी, तो ये डील होपफुली आगे चलेगी, लॉन्ग टर्म तक चलेगी और हमें इसमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन दे सकती है और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देखने को मिलेगा। अच्छा, एक दो मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को इंडिया के झटका लगेगा और इंडिया में अल्कोहल जो है वो सस्ता हो जाएगा। देखिए, इन सब भ्रम से बचिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो लग्ज़री कार्स, जर्मन मेड कार्स होती हैं जैसे कि मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, वॉक्सवैगन, सिर्फ उन पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, जो 15-20 लाख रुपए सस्ती हो जाएंगी। वो भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे सस्ती होंगी, साल 2 साल 3 साल में। और उससे इंडियन कार्स की जो कंपनीज़ हैं उस पर कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक एक सेगमेंट ही अलग है। 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 70 लाख की जो कारें हैं उन पे कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से, कुछ टैक्सेस कम होने की वजह से वो कारें सस्ती होंगी। सेम ऐसा ही अल्कोहल के साथ में भी है। जो जर्मन मेड वाइन्स, विस्की, स्कॉच हैं, उस पे प्राइस कम होंगे। जो इंडियन मेड ये आपका अल्कोहल है ये एज इट इज़ रहेगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि सस्ती हो जाएगी। हाँ, अगर आप उस क्लास की वाइन्स और ये सब चीज़ें पीते हैं तो आप खुश हो जाइए कि हाँ, उस पर थोड़े रुपये कम होंगे। लेकिन ये जो इंडियन मेड अल्कोहल है, इस पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी ऐसा कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा हाई क्लास कार्स नहीं बनती हैं जो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, वॉक्सवैगन और इन सब चीज़ों को टक्कर दे पाएँ। अच्छा, एक बात करते हैं कि
क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया पहली बार कर रहा है? नहीं, इससे पहले 2-3 कंट्रियों के साथ में यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कर चुका है। जैसे कि साउथ कोरिया के साथ में कर चुका है, वियतनाम के साथ में कर चुका है, कनाडा के साथ में कर चुका है, और ये सारे एग्रीमेंट्स इनके साथ सक्सेसफुल रहे हैं। साउथ कोरिया की जीडीपी बढ़ी है, उनका इलेक्ट्रॉनिक और इम्पोर्ट, एक मिनट रुकिए मैं आपको देख के बता देता हूँ। हाँ, साउथ कोरिया का क्या हुआ है कि उनका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, और उनका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है। उनकी जीडीपी में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, तो ये फ़ायदे साउथ कोरिया को हुए हैं। वियतनाम के भी आप कह सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है, एफडीआई उनका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, और चाइना का एक अल्टरनेटिव मिल गया है वियतनाम का ऑप्शन यूरोप को। अच्छा, कनाडा में क्या है कि कनाडा में भी सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, लेकिन वहाँ पे स्टीडी और स्लो ग्रोथ हो रही है। मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, लेकिन धीरे 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 वो ग्रो कर रहा है उसमें, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी, तो उसमें ऐसा कोई हाई बूम नहीं आया जैसा कि साउथ कोरिया और वियतनाम के केस में हुआ। लेकिन कनाडा धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है। अच्छा, थिंकिंग बिहाइंड दिस डील, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि क्या था, तो चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी थी, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना था, और मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जिसको फॉलो करना था कि इंडिया में बनाइए और बाहर एक्सपोर्ट करिए। देखिए, हम जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी कंट्री मजबूत बनेगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जितना ज़्यादा फॉरेन एफडीआई इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा, जितना ज़्यादा पैसा हमारे पास आएगा, जितना ज़्यादा डॉलर हमारे पास आएगा, उतना ज़्यादा हम मजबूत होते चले जाएंगे। तो आई होप आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मैंने अच्छे से समझाने का ट्राई किया है, आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे, आप इसको एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स बना के नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो लिखने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी होता है। अगर आपके दिमाग में बात बैठ गई है, कॉन्सेप्ट बैठ गया है, तो कभी आप उसको भूलेंगे नहीं। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जो बातें मैंने कही हैं बुलेट पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप सुनिए, बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाइए, और ये चैप्टर आपका एफटीए वाला क्लोज़ हो गया। अब कल मैं आपको मिलूँगा, जो फंडामेंटल राइट्स की हमारी सीरीज़ चल रही है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।